हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लेखपाल एग्ज़ाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर क्लास का ये पहला वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू और उनकी एक्सप्लेनेशंस के थ्रू सिलेबस कवर करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द टास्क आर रेफर्ड टू एज। तो इसका आंसर होगा हमारा प्रोग्राम्स। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रोग्राम्स आर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे प्रोग्राम क्या होते हैं, वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कोई टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। और इन इंस्ट्रक्शन को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे सी प्लस प्लस हो गया या जावा हो गया। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को लिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिलरी मेमोरी इज नोन एज। तो इसका आंसर है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? दो टाइप की स्टोरेज होती है। एक तो प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जिससे सीपीयू डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है जो सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज करता है कंप्यूटर, लाइक स्टोरिंग दी कोई पुराना आर्काइव डेटा हो या फिर कोई इनएक्टिव प्रोग्राम हो, उसको स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ठीक। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main advantage of saving an MS PowerPoint presentation as a PDF file? तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? ये फाइल के साइज को रिड्यूस करता है और प्रिवेंट करता है अनवांटेड एडिटिंग को। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फाइल में सेव करते हैं तो वो उसे नॉन एडिटेबल बना देता है। नॉन एडिटेबल मतलब होता है जिसे हम एडिट ना कर सके। इसलिए नॉन एडिटेबल हो जाने की वजह से इसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन मॉडिफाई नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो पीडीएफ फाइल जो होती है वो मोर कॉम्पैक्ट होती है प्रेजेंटेशन के कंपैरिजन में। एंड ये वाइडली सपोर्टेड होती है। और पीडीएफ के फॉर्म में सेव करने से कुछ फीचर्स जो हैं जैसे एनिमेशन और ट्रांजिशन रिमूव हो जाती है पीपीटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। तो सीपीयू जो है डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट करता है? प्राइमरी मेमोरी से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सीपीयू directly interacts with the primary memory to perform read and write operation। और प्राइमरी मेमोरी जो है क्या होती है? रैम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सीपीयू को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो इसी में डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। और ये वॉलेटाइल होती है नेचर में। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? अगर इसमें से पावर सप्लाई हम रिमूव करेंगे तो जो डेटा स्टोर था वो रिमूव हो जाएगा उसमें से। तो उसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुआ था? तो इसका आंसर होगा हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। और इसकी एक्सप्लेनेशन है, वैक्यूम द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डेवलप्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप हुए थे? 1940 से 1950s तक। और ये वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे सर्किट को बनाने के लिए, और मैग्नेटिक स्टम्प्स का यूज करते थे स्टोरेज के लिए। और
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे, जो भी कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता था इन्हीं के थ्रू करता था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांजिस्टर्स और एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर्स नहीं होते थे और ना स्विचेस होते थे, तो ये वैक्यूम ट्यूब्स ही स्विचेस और एम्पलीफायर्स का काम करते थे। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उनके एग्जांपल्स है हमारा इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एंड यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क, तो एसएसडी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है, solid state drive SSD is a type of mass storage device similar to hard disk। तो हार्ड डिस्क का ही डेवलप्ड वर्जन है SSD। हार्ड डिस्क में क्या होता था कि मैग्नेटिक डिस्क होती थी जो मूव कर रोटेट करती थी, और उसी डिस्क में हम पॉइंट करते थे डेटा कहाँ पे है। वो डिस्क की तरह होती थी और वो मूव करती थी, और इन सर्कल्स में डेटा स्टोर होता था। तो इसमें जो है एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती थी और ये स्लो भी होता था, क्योंकि हमें उसे मूव करके पॉइंट करना होता था डेटा कहाँ पे। लेकिन एसएसडी में क्या होता है, वो एक चिप टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है और उनके एड्रेस होते हैं, और हम उसे डायरेक्ट उस जगह पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ये फास्ट होती है। जैसे कि होता है एसएसडी के पास कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, लेकिन हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होता था, वो गोल गोल घूमती थी। पहले के लैपटॉप में भी देखा होगा, जब वो चलती थी तो आवाज आती थी। नेक्स्ट, with respect to CD-ROM, the term WORM stands for write once, read many। write once, read many। तो ठीक है, तो CD are also known as WORM disks और read once, read many हम CD को ये भी कहते हैं। और a rewritable version based on excitable crystal known as CDRW was introduced in 1990। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1990 में। Or in a computer storage, WORM, write once, read many, is a data storage technology that allow information to be written to a disk single time and prevents the drive from erasing the data। मतलब हम इसमें सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं और फिर उसे रिमूव भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीयूआई को फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो जीयूआई की फुल फॉर्म होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक्सप्लेनेशन है, जीयूआई क्या होता है, जैसे कोई भी फोन है, आप ऐप चला रहे हो, उसमें जो भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम जीयूआई कहते हैं। okay? उसी को हम जीयूआई कहते हैं। और ये जैसे होता है यूजेस, आइकन्स, ग्राफिक्स, जो भी चीज़ है वो जीयूआई है। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं? यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए एप्लीकेशन को। Can help to secure the user data and limit amount of information that companies can mine from user browsing habit। तो जो कंपनीज होती है वो यूजर का डेटा फेच करती है ताकि वो मार्केटिंग कर सकती है, अगर यूज कर सके। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो इसका आंसर है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन देखते हैं क्या होता है। द फुल फॉर्म वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट कॉरेस्पॉन्ड टू एन एनक्रिप्टेड सिक्योर नेटवर्क दैट एनेबल यू टू सिक्योरली यूज नेटवर्क। ये क्या करता है कि जो भी हमारे थ्रू डेटा सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है उसको इनक्रिप्ट कर देता है और नेटवर्क को सिक्योर करता है। और ये क्या करता है, जो हमारा सिक्योर करता है नेटवर्क को कैसे आइसोलेट करके फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंटरनेट। और ये किनके द्वारा यूज होता है? गवर्नमेंट, बिजनेस, मिलिट्री यूज दिस नेटवर्क टू यूज नेटवर्क रिसोर्स सिक्योरली। वीपीएन इज फ्री टू यूज। इट uses site to site remote access method to work। Okay, next question, the memory that loses its content when the power supply is lost is known as volatile memory। जैसे मैंने बताया, वो मेमोरी जो एनर्जी के ऑफ होने पे या पावर के ऑफ होने पे अपना डेटा लूज कर जाए उसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स है हमारे रैम, कैशे मेमोरी इसके एग्जांपल है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल है एसएसडी हो गई, हार्ड डिस्क हो गया,
और रोम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एटिक्वेट्स बिलोंग टू दी नेट एटिक्वेट्स। तो इसका आंसर है हमारा बी इथिकल, बी रिस्पेक्टफुल और बी रिस्पॉन्सिबल, सी। Which of the following DDoS is mobile system that wait for the owner to trigger the cyber attack? तो इसका आंसर है हमारा बॉटनेट। तो बॉटनेट क्या होते हैं? Botnet are network infected device often referred to as bots, हम इसे bots भी कहते हैं, which are controlled by central server. तो इन मोबाइल सिस्टम बॉटनेट कैन लाई डोरमेंट एंड वेट ओनर टू ट्रिगर दी साइबर अटैक। तो क्या होता है कि जो साइबर अटैक कर रहा है, जो पर्सन, जो ओनर है, वो अपने जो भी विक्टिम है उसके फ़ोन में बॉटनेट को इंस्टॉल करता है और बॉटनेट वेट करता है ओनर का कि वो उसे जब ट्रिगर करेगा तब वो डीडोस अटैक करता है। और डीडोस अटैक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब जो जो ओनर है सिस्टम का वो उसका जो एक्सेस होता है वो रिवोक कर देता है, वो मतलब यूज ही नहीं कर पाता अपना सिस्टम। तो इसे डीडोस अटैक कहते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, कोबोल एंड जावा आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सी प्लस प्लस और कोबोल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमारी मिड लेवल लैंग्वेजेस है और ये थर्ड जनरेशन में यूज होगी। इसमें थर्ड जनरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नेटवर्क टोपोलॉजी डील्स विद द डेटा फ्लो इन द नेटवर्क। तो लॉजिकल टोपोलॉजी, इसका आंसर है लॉजिकल टोपोलॉजी। A network topology defines how the components are connected. लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है कि सिस्टम में जो डिवाइसेस है वो कैसे कनेक्टेड है। ये एक तो ऐसे ऐसे कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर वो ऐसे कनेक्टेड हो सकते हैं या ऐसे कनेक्टेड हो सकते हैं, चलिए रैंडम तरीके से। तो इसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। और दो टाइप की टोपोलॉजी होती है, फिजिकल और लॉजिकल। तो लॉजिकल टोपोलॉजी क्या करती है? बताती है आर्किटेक्चर कैसा होगा कम्युनिकेशन का और जो नोड्स होंगे वो कैसे कनेक्टेड होंगे। तो नोड्स क्या होते हैं? जो भी एक डिवाइस होता है वो नोड होता है, ये नोड्स हैं। ये लॉजिकल टोपोलॉजी डील करती है हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर, डेटा कैसे ट्रांसफर होगा एंड टू एंड नोड्स में नेटवर्क के अंदर। और दो टाइप की कॉमन लॉजिकल टोपोलॉजीज है, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी है सर्कल। हम बस टोपोलॉजी ब्रॉडकास्ट, बस टोपोलॉजी होती है वो ब्रॉडकास्ट करती है, मतलब वो जो भी कनेक्टेड सबको डेटा प्रोवाइड करती है। और रिंग टोपोलॉजी क्या करते हैं? सीक्वेंशियल होते हैं, वो एक लाइन से डेटा प्रोवाइड करते हुए जाती है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। Ethernet uses logical topology to transfer the data in a bus topology. What is the default alignment of numbers in an Excel worksheet? तो एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट को अलाइंड होता है और जो नंबर होते हैं वो राइट को अलाइंड होते हैं। As a default Microsoft Excel text hard typed into cell is aligned to left मॉडल जैसा में होता है और नंबर जो होता है वो राइट को अलाइंड होता है। तो इसका आंसर राइट है। और द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइप्स आर लेफ्ट अलाइनमेंट। और ऐसा इस किसी होता है रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि रीड करना आसान हो और कंपेयर करना आसान हो जाए। Every web page has an address associated with the it. This address is known as, तो इस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? URL, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। अ यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज एड्रेस यूज टू एक्सेस द वेब पेज। मतलब वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हम यूआरएल का यूज करते हैं। और ये कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं? एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस क्या है? इसी का एडवांस वर्जन है, इसमें सिक्योरिटी की भी लेयर ऐड हुई है।
यूआरएल फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल चीज़ है वेब नेविगेशन के लिए, क्योंकि जब तक किसी का एड्रेस नहीं होगा तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे। तो यूआरएल बेसिकली एक एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन पर्सनल कंप्यूटर। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है इनमें से? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसे पहले भी हमने देख लिया, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है रैम, और मेन स्टोरेज वो होती है कंप्यूटर के अंदर, क्यूक एक्सेस होता है। और इंस्टेड ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ये हार्ड डिस्क और सीडी ये सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी, जिसे हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली अटैच होती है सीपीयू से। इनमें कैश मेमोरी, मेन मेमोरी डायरेक्टली अटैच टू मेमोरी हायरार्की में जो कैश मेमोरी है और मेन मेमोरी वो डायरेक्टली अटैच होती है सीपीयू से। हाँ, शेडिंग ऑप्शन in MS Word 365 is used for changing the color behind the selected text। तो इसका ऑप्शन 2 है करेक्ट। होता है चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए हम शेडिंग का यूज करते हैं। Which one of the protocol is used to receive Gmail और मैसेजेस का एक्सेस, मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो इसका ऑप्शन है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। एक्सप्लेनेशन है, बोथ POP3 IMAP are used to receive messages with Gmail is an internet standard protocol used by local email client to retrieve from remote server TCP/IP connection। इसका जो POP3 प्रोटोकॉल है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो लोकल ईमेल्स क्लाइंट यूज करते हैं मैसेज को रिसीव करने के लिए, और ये जो है TCP/IP पे बेस्ड होता है। और IMAP जो होता है विच स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लाइंट्स। इसे ईमेल क्लाइंट्स यूज करते हैं मैसेज को रिसीव करने के लिए, कहाँ पे? मेल सर्वर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंडर फॉर ASCII टेक्स्ट फाइल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है TXT फाइल। कभी नोटपैड में फाइल वगैरह बनाई होगी तो उसको सेव किया होगा तो देखा होगा वो TXT फॉर्मेट में सेव होती है, तो वही हमारी ASCII फाइल होती है। ASCII फाइल क्या होती है? प्लेन टेक्स्ट फाइल्स को ही हम ASCII फाइल्स कहते हैं। दे आर कंप्लीट, उनकी जरूरी नहीं है कि उसमें एक्सटेंशन हो, लेकिन अगर होगा तो वो .txt होगा। हाँ, इसको हम किसके थ्रू बना सकते हैं? नोटपैड वगैरह, नोटपैड के थ्रू बना सकते हैं। और इसमें होते हैं करेक्टर्स, नंबर, पंक्चुएशन, टैब्यूलेशन मार्क। और MS नोटपैड कैन बी यूज टू जनरेट एंड एडिट द ASCII फाइल्स। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आगे भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो सीरीज़ को, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे की क्लासेस मिल सकें। थैंक यू।